Hello students, welcome to my class Polity Achiever and I am Dr. Shalini and again I am here. So आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं हम ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट की। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या शामिल है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या इसमें शामिल है, ऑर्गेन्स क्या क्या हैं। तो देयर आर 3 ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, ये 3 ऑर्गेन्स हैं गवर्नमेंट के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बेसिक जो ऑर्गेन्स हैं वो यही हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव की। लेजिस्लेटिव में क्या होता है? बेसिकली लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक लॉज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू अप्लाई। देखिए, लुक एट हियर, लेजिस्लेटिव टू मेक लॉज, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव ने जो भी लॉज बनाए हैं उन लॉज को अप्लाई करना, उनको एग्जीक्यूट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। आप इसको यहाँ अप्लाई भी लिख सकते हैं। देन नाउ कम टू द जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या होता है? जो भी लॉज बनाए गए हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट किए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली हैं या नहीं हैं, ये डिक्लेयर करना जुडिशरी का काम होता है। जुडिशरी क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू एंड, और क्या करता है? जुडिशियल एक्टिविज्म। और इन दोनों के थ्रू जुडिशरी किसी भी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर सकता है। ओके, तो यहाँ जुडिशरी का बेसिक जो काम होता है वो यही होता है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनली हैं, तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू वो ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तीनों ही ऑर्गेन्स के क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं, इनको हम लोग आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। तो लेजिस्लेचर में यहाँ पर 2 हाउसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल, ठीक है। यूनिकैमरल मीन्स होता है 1 चैम्बर, ठीक है। जहाँ जिन कंट्रीज़ में 1 चैम्बर हैं पार्लियामेंट में वो यूनिकैमरल कहलाते हैं। देन जहाँ 2 चैम्बर्स हैं पार्लियामेंट में, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, तो ये सारे जो हैं वो बाइकैमरल हैं। यहाँ पर हमें 2 चैम्बर्स मिलते हैं इन पार्लियामेंट, ठीक है। यूनिकैमरल के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? यूनिकैमरल के एग्जाम्पल्स हैं न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड एंड चाइना। ओके, सो अब हम बात करेंगे बाइकैमरल के बारे में। सो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट बाइकैमरल। तो बाइकैमरल में होते हैं 2 चैम्बर्स, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में इंडिया में भी आप देखते हैं, ब्रिटेन में भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बाइकैमरल है। आप अमेरिका में भी देखते हैं 2 चैम्बर्स हैं पार्लियामेंट के, तो ये सभी बाइकैमरल हैं, ठीक है। बस इनमें डिफरेंस क्या है? लोअर चैम्बर जो होता है, लोअर हाउस होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, जो भी सिटीजन्स हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं इलेक्शन में। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इंडिया, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। गॉट इट? देन अपर हाउस की बात करते हैं। अपर हाउस जनरली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होता है। इंडिया में हम देखते हैं कि जितने भी राज्यसभा, जो कि एक अपर हाउस है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ओके, तो यहाँ जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बाइकैमरल है वहाँ अपर हाउस इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। बट एक एक्सेप्शंस है यहाँ पर। वो एक्सेप्शन ये है
एक्सेप्शन ये है कि यूएसए की सीनेट डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। ओके, तो यूएसए की सिर्फ सीनेट, जो कि वर्ल्ड का द मोस्ट पावरफुल एक अपर हाउस है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर अपर हाउस इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और लोअर हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। सो नाउ वी कैन डिस्कस द डिस्टिंक्शंस बिटवीन यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो वर्ल्ड के इतने कंट्रीज़ हैं इन्होंने इसको सेपरेटली अपनाया है, अडॉप्ट किया है। कुछ कंट्रीज़ ने यूनिकैमरल को अडॉप्ट किया है, कुछ ने बाइकैमरल को अडॉप्ट किया है। तो इसके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं उनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज लोकेटेड इन यूनिकैमरल। अगर वन चैम्बर होगा तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होगी। कोई बिल पास करना हो या व्हाटएवर कुछ भी प्रोसेस जो लेजिस्लेचर का होता है वो एक ही चैम्बर में होगा, तो सारी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो वन चैम्बर में ही लोकेटेड होंगी। देन कम टू द बाइकैमरल, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज डिवाइडेड। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाएगी दो हाउसेस में। जो एक प्रोसेस एक हाउस में होगा वही सेम प्रोसेस दूसरे हाउस में भी होगा। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ डिवाइडेड होती हैं। देन हेस्टी लेजिस्लेशन। तो हेस्टी लेजिस्लेशन होता है यहाँ बहुत ही जल्दी जो भी बिल्स हैं वो पास हो जाते हैं। जो लेजिस्लेटिव वर्क है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। इमीडिएट जो लेजिस्लेशन है वो हो जाता है यहाँ पर यूनिकैमरल में, ठीक है। देन बाइकैमरल में क्या होता है? बाइकैमरल में हेस्टी लेजिस्लेशन नहीं होता है, जल्दी लॉज नहीं बनते हैं, बिकॉज एक चैम्बर ने अगर कोई भी बिल पास किया है, प्रोसेस किया है, तो उसको सेकंड चैम्बर उसको चेक्स आउट करेगा। चेकआउट करने के बाद उसमें कुछ अगर चीज़ें करनी हैं तो वो उनको रिकमेंड कर सकता है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, चेंजेस किए जा सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप ये देखते हैं कि जो दूसरा चैम्बर है वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको अमेंडमेंट करना ही है, ठीक है। ये हम लोग जब पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें हम ये बात करते हैं। देन लीड्स टू डेपुटिज्म। भाई डेपुटिज्म एक ही चैम्बर होगा तो ऑब्वियसली उसी की मोनोपोली होगी, है ना, वही सर्वा होगा, उसी को सब कुछ करना है, तो यहाँ डेपुटिज्म की बात आ जाती है। देन बाइकैमरल में हम देखते हैं कि चेक्स द डेपुटिज्म। जो भी एक हाउस की डेपुटिज्म है उसके ऊपर दूसरा हाउस चेकआउट करता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी को हम चेक्स एंड बैलेंस बोलते हैं। देन नो डिले इन लेजिस्लेशन, सेम वही है। हेस्टी लेजिस्लेशन हमने देखा तो वही पॉइंट है, नो डिले इन लेजिस्लेशन। कोई भी डिले नहीं होता है कोई भी लॉ बनने में, बिकॉज एक ही हाउस है, एक ही बार वो प्रोसेस होगा। यहाँ हम बाइकैमरल में देखते हैं कि कोई भी लॉ बनाना हो तो उसमें काफ़ी लंबा एक वक्त लगता है, एक पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस लगता है, और दोनों हाउसेस में जबकि वही सेम प्रोसेस अपनाया जाता है, तो यहाँ डिले इन लेजिस्लेशन होता है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नो ओकेजन फॉर लेजिस्लेटिव डेडलॉक्स। अब डेडलॉक्स कहाँ होंगे? जब दो हाउसेस होंगे, दो पर्सन्स के बीच में ही तो डिस्प्यूट्स होते हैं। एक पर्सन होगा, एक चैम्बर होगा, वहाँ अकेला एक इंसान या अकेला कोई भी चीज़ हो वहाँ डिस्प्यूट्स नहीं हो सकते, डेडलॉक्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ यूनिकैमरल में वन चैम्बर है तो यहाँ पर डेडलॉक्स नहीं होंगे, बट देयर आर डेडलॉक्स। तो यहाँ बाइकैमरल में हम देखते हैं डेडलॉक्स हैं। तो लेजिस्लेचर में यहाँ पर हमें बिकॉज टू चैम्बर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। आप यहाँ पर अपर हाउस भी देखते हैं, आप यहाँ लोअर हाउस भी देखते हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम यूएसए का ले सकते हैं, हम इंडिया का ले सकते हैं, है ना। तो देखते हैं हम कि दोनों ही हाउसेस के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल होता है तब क्या होता है? अगर ऑर्डिनरी बिल होगा और दोनों ही हाउसेस चैम्बर्स के बीच में
डेडलॉक्स आते हैं तो जॉइंट सेशन बुला सकते हैं, ये मैंने क्लास में पढ़ाया आपको यहाँ। लेकिन अगर मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है, तो वहाँ पर जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। ओके, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक ही हाउस है, एक ही बार वो प्रोसेस होगा, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। बाइकैमरल में डुप्लीकेशन होता है वर्क्स का, एक ही प्रोसेस जो पहले अपर हाउस या लोअर हाउस में हो चुका है, दोबारा फिर वही दूसरे हाउस में किया जाएगा, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है वर्क्स का। फ्यू कंट्रीज आर फॉलोइंग यूनिकैमरल एंड मैनी कंट्रीज आर फॉलोइंग बाइकैमरल, और इनके एग्जाम्पल्स हम आपको बता चुके हैं। इकोनॉमी ऑफ नेशनल एक्सपेंडिचर में इकोनॉमी होगी, पैसा कम खर्च होगा अगर एक ही चैम्बर है तो, बिकॉज प्रोसेस एक बार हो रहा है, लॉ मेकिंग बहुत जल्दी हो रही है, हेस्टी लेजिस्लेशन है, सारी चीज़ें आपको बहुत ही इमीडिएटली मिल रही हैं। ठीक है, एक ही चैम्बर होता है तो वहाँ पर फिर एक्सपेंडिचर कम होता है, खर्चा कम होता है। बट हम देखते हैं कि अगर बाइकैमरल होता है, 2 हाउसेस होते हैं, तो हमने ऊपर के जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं उससे यही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, सेम प्रोसेस किया जा रहा है, भाई टाइम भी उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी तो इसमें बढ़ेगा, खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हायर एक्सपेंडिचर। देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज नो स्कोप फॉर रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज़ एंड अदर इंटरेस्ट। अभी यूनिकैमरल में क्या होता है, माइनॉरिटीज़ एंड अदर जो इंटरेस्ट होते हैं इनके लिए कोई भी स्कोप नहीं होता है। ठीक है, इसको भी हम अभी समझते हैं। बाइकैमरल में स्कोप फॉर रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटीज़ एंड अदर इंटरेस्ट, भाई एक चैम्बर होता है तो क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, वर्कलोड ज़्यादा होगा, वहाँ पर हम माइनॉरिटीज़ और जो अदर जो इंटरेस्ट हैं, जो सोसाइटी के निचले तबके हैं, ठीक है, जो भी ऐसी चीज़ें होती सोसाइटी में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं, हमें उनको ऊपर उठाना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए ना कुछ टाइम चाहिए होता है। ठीक है, लॉज बनाने के लिए इन पर अगर एक हाउस अगर लॉ बना रहा है तो दूसरा उसको चेक आउट करता है, तो यहाँ पर एक दूसरे की कमियों को हम लोग निकालते हैं। अगर एक हाउस ने किसी चीज़ को छोड़ दिया है तो दूसरा हाउस उसको रिमाइंड कराता है कि भाई आपको इसके ऊपर भी लॉ बनाना चाहिए, आपको इस पर भी वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर बाइकैमरल थोड़ा यूज़फुल हो जाता है जब हम माइनॉरिटीज़ और अदर इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर बाइकैमरल यूज़फुल है। देन यूनिकैमरल में एक हाउस के पास ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके पास करने के लिए, तो अदर इंटरेस्ट पर वो वर्क नहीं कर पाता है। सो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाइकैमरल मोस्टली उन कंट्रीज़ में होता है, और बेसिकली अगर जिन कंट्रीज़ में हो वहाँ पर आपको मोस्टली फेडरल ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फेडरल जो कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ मोस्टली, ऐसा नहीं है सभी में, मोस्टली बाइकैमरल ही देखने के लिए मिलता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं और बेसिक जो वर्क्स होते हैं लेजिस्लेचर के, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो मेकिंग लॉज फर्स्ट जो फंक्शन होता है और जिसकी वजह से जो लेजिस्लेचर है वो जाना जाता है, तो वो उसका काम होता है मेकिंग लॉज, कानून बनाना। देन डिस्कशन, आप देखते हैं पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, बहुत सारी प्रपोजल्स आते हैं, बहुत सारे बिल्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रस्ताव प्रपोजल्स रखे जाते हैं उन पर डिस्कशन होता है, और आफ्टर डिस्कशन वोटिंग होता है, उसके बाद वो किसी डिसीज़न पर पहुंचते हैं। अब जब हम बात करते हैं भाई डिस्कशन की, तो डिस्कशन तो होना ही है। पार्लियामेंट का तो नाम ही है पार्लियामेंट, जो बना है फ्रेंच वर्ड पार्लियामेंट से, तो इसका तो मतलब ही होता है डिस्कस करना।
ठीक है, तो अपने नाम के तरह यहाँ पर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। देन नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंस रिलेटेड वर्क्स। तो फाइनेंस रिलेटेड वर्क होते हैं संसद में। यहाँ बजट पेश किया जाता है, कई सारे कमेटीज़ हैं जो बजट से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो काम करती हैं, तो वो सभी पार्लियामेंट में होती हैं। देन कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखना, अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं, और भी कई सारे प्रस्ताव होते हैं जिनको हम लोग जब कमेटीज़ पढ़ेंगे उसमें हम मोशंस भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें सेशंस पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको करेंगे। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है। भाई एग्जीक्यूटिव है क्या? एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेचर में से ही तो निकला है। भाई लेजिस्लेचर है, ये पूरा हाउस है ये, ठीक है। छोटी छोटी सी पार्टीज़ हैं यहाँ पर, इनमें से एक बड़ी पार्टी मेजोरिटी वाली पार्टी है, इसी का तो लीडर है जो वो पीएम बनता है। मेजोरिटी वाली पार्टी का लीडर पीएम बनता है, वही एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में बेसिकली होता क्या है? एग्जीक्यूटिव में होते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यही सारी चीज़ें तो होती हैं। भाई पार्लियामेंट में से ही तो एग्जीक्यूटिव निकला है, तो एग्जीक्यूटिव किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेटिव के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति, और पार्लियामेंट में भी लोअर हाउस के प्रति, ठीक है। इलेक्शन रिलेटेड वर्क्स होते हैं। आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और आप देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में भी जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसके पास कैबिनेट को वो रिक्रूट करती है, इसके साथ ही जो न्यायाधीश होते हैं वहाँ उनका भी वो निर्वाचन करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर जो इलेक्शन रिलेटेड वर्क्स हैं वो पार्लियामेंट के पास होते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है ये भी संसद में होता है, ठीक है। और हमारे इंडिया में तो आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, है ना। देन अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमेटीज़, तो बहुत सारी जो कमेटीज़ हैं, कमीशंस हैं, इन सबको अपॉइंट करना, इन सबको इनका गठन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो संसद करती है। संसद में आप देखते हैं बहुत सारे कमेटीज़ होती हैं और एड हॉक बेसिस पर भी होती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं, कुछ नॉन परमानेंट भी होती हैं, ठीक है। तो जैसे लोक लेखा समिति हो गई, अनुमान समिति हो गई, बहुत सारी समितियां हैं, प्राक्कलन समिति है, तो बहुत सारी कमेटीज़ हैं। तो इस तरह की कमेटीज़ जो हैं वो बनाना, उनको अपॉइंट करना, ये पार्लियामेंट का काम होता है। इसके साथ ही कुछ जुडिशियल वर्क्स भी होते हैं। तो जुडिशियल वर्क्स में क्या हो सकता है? इसका एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, इंडिया को ले लेते हैं कि जब इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट पर तो जो भी वर्क होता है जुडिशियल वर्क कहलाता है। इम्पीचमेंट एक आप इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोल सकते हैं, एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोल सकते हैं, जो कि आप कहते हैं जिसमें जुडिशरी भी शामिल होता है और जिसमें पार्लियामेंट भी शामिल होता है। तो इसको हम पार्लियामेंट का जुडिशियल वर्क बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर की। तो डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर क्या है? डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में बात की है जेम्स प्राइस और केसी वियर ने। जेम्स प्राइस बात करते हैं अपनी बुक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में 1921 में, एंड केसी वियर बात करते हैं लेजिस्लेचर बुक में 1963 में। तो यहाँ केसी वियर कहते हैं कि ऐसे क्या रीजन्स रहे जो लेजिस्लेचर का डिक्लाइन हुआ और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो ऐसे क्या रीजंस रहे थे? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स वो यहाँ पर बताते हैं। उनका ये कहना है कि कुछ पावर्स जो थी वो लेजिस्लेचर की टाइम के साथ बढ़ती गई, लेकिन एग्जीक्यूटिव की और भी ज़्यादा इंक्रीज होती गई। आप ये देख सकते हैं कि पावर्स का डेलीगेशन हुआ, ठीक है। अब लेजिस्लेचर के पास जब वर्कलोड बढ़ गया, उसने एग्जीक्यूटिव को कुछ पावर्स को डेलीगेट कर दिया। अब मेकिंग लॉज बनाना या मेकिंग लॉज करना ये तो लेजिस्लेचर का काम हो गया। लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया जिसमें काफ़ी हद तक रोल रहता है एग्जीक्यूटिव का, बिकॉज अभी हमने बात की थी कि लेजिस्लेचर में एक मेजॉरिटी वाली पार्टी वही तो एग्जीक्यूटिव है, उसी का लीडर पीएम है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हम अगर बात कर रहे हैं कि भाई लेजिस्लेचर
का जो इन्फ्लुएंस है वो कम क्यों हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ, तो इसका एक रीज़न हमें ये भी दिखता है कि एग्जीक्यूटिव की पावर्स में यहाँ पर इजाफा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, आप ये देखेंगे। दूसरा एक पॉइंट यहाँ ये हो सकता है कि जब हम देखते हैं कि डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के प्रोसेस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना इंटरेस्ट जो एग्जीक्यूटिव है या मेजॉरिटी की पार्टी है उसकी स्टेटमेंट सुनने में, या फिर जो लीडर ऑफ द एग्जीक्यूटिव है उसके स्टेटमेंट सुनने में होता है। तो अगर पीएम या प्रेसिडेंट किसी भी स्टेटमेंट को दे रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, किसी भी बिल को वो रीड कर रहे हैं, तो ये सारे में इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कंपैरिजन टू लेजिस्लेचर प्रोसेस। देन एक पॉइंट यहाँ ये हो सकता है कि जब हम बात करते हैं फॉरेन अफेयर्स की, तो फॉरेन अफेयर्स में आप देखते हैं कि मिलिट्री का चीफ कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है या फिर पीएम होता है। ठीक है, लीड कौन कर रहा है इसको, डायरेक्टली प्रेसिडेंट कर रहा है और इनडायरेक्टली पीएम कर रहा है, जो कि रियल हेड है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर जब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब फॉरेन अफेयर्स या मिलिट्री अफेयर्स की बात होती है, तो आप यहाँ देखते हैं, एक तो बात करते हैं हम प्रेसिडेंट की जो कि चीफ कमांडर होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं पीएम जो कि रियल हेड हैं। प्रेसिडेंट क्या है, ये नॉमिनल हेड हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो हम यही सिस्टम देखते हैं, है ना। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वही रियल हेड है ना, यही होता है। तो हम अगर बात करते हैं किसी भी सिस्टम की हम बात करें, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, हम प्रेसिडेंशियल की बात करें, फाइनली जो मिलिट्री का जो हेड होता है वो होता ही एग्जीक्यूटिव में से है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो पीएम हो, कोई भी इसको लीड करे, एग्जीक्यूटिव ही लीड कर रही है। तो मिलिट्री भी उसके हाथ में है, देन मिलिट्री उसके हाथ में है, फॉरेन अफेयर्स भी उसके हाथ में है। कहीं भी विजिट करना हो, किसी भी कंट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट करना हो, या फिर अपने फॉरेन अफेयर्स को इम्प्रूव करना हो, कितने सारे एग्रीमेंट्स हम देखते हैं जो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो भी एग्जीक्यूटिव है वही जाते हैं या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ही हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। उसका जो रोल है एग्जीक्यूटिव का, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लेजिस्लेचर का जो रोल है वो हमें काफ़ी हद तक नैरो लगने लगा है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि डिक्लाइन ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर का वर्क वही है जो पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ हद तक इजाफा हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के वर्क्स में और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस वजह से हमें लेजिस्लेचर का डिक्लाइन यहाँ देखने के लिए मिलता है और एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं उसमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लेजिस्लेचर कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड पार्ट में हम लोग करेंगे एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड पार्ट में करेंगे हम लोग जुडिशरी। तो इसके साथ ही हमारा जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो फिनिश हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।